हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका चन्नू अकेडमी के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जो सीरीज़ चल रही है उस सीरीज़ के अंदर ये हमारा थर्ड मॉक टेस्ट रहने वाला है। इसके अंदर हम पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में काफ़ी जो हेल्पफुल रहने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, वो एग्ज़ाम इसी टाइप में आपको मिलेगा और जो उसका सिलेबस दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ हम करवा रहे हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, बुनकरों का शहर के रूप में हरियाणा का कौन सा शहर विख्यात है? यानी बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो हरियाणा के अंदर बुनकरों का शहर कहा जाता है पानीपत को। साथ के साथ आप भी कमेंट सेक्शन में इनके जो आंसर कमेंट करते रहिए ताकि आपको भी पता चले कि आपकी कितनी तैयारी है, 100 में से आपके कितने मार्क्स आते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के मध्य में स्थित हरदय हरियाणा का कौन सा नगर है? यानी हरियाणा का हरदय किसे कहा जाता है? हरियाणा का हरदय जींद को कहा जाता है, क्योंकि ये हरियाणा के बीचों बीच स्थित है, इसलिए जो है इसे हरियाणा का हरदय कहा जाता है। अब ये पूछ रहा है हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में कितने जिले थे? तो जब हरियाणा का गठन हुआ था, यानी हरियाणा का जो है निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1966 को, तो इसमें कितने ज़िले थे? तो इसके अंदर उस समय में 7 ज़िले थे। कितने ज़िले थे? 7 ज़िले। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, नवंबर 2016 को हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस जिले को अपना 22वां जिला अधिसूचित किया? यानी हरियाणा के अंदर 22वां जिला कौन सा बना था, उसका नाम क्या है? तो हरियाणा में 22वां जिला बना था चरखी दादरी। कौन सा बना था? चरखी दादरी। नेक्स्ट हमारा है 5th नंबर क्वेश्चन, हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? मौके के ऊपर हरियाणा में कितने जिले हैं? तो हरियाणा के अंदर अब मौके पर 22 जिले हैं। कितने? 22 जिले हैं। नेक्स्ट हमारा 6th नंबर क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो हरियाणा की जो सीमा है वो 5 राज्यों को स्पर्श करती है। और कौन कौन से राज्यों को करती है ये आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा के दक्षिण में क्या स्थित है? हरियाणा के दक्षिण में पंजाब है, बिहार है, राजस्थान है, या कोई नहीं? तो हरियाणा का जो दक्षिण है उस एरिया के अंदर राजस्थान स्थित है, हरियाणा के दक्षिण के अंदर। निम्न में से कौन सी हरियाणा की दूसरी राजभाषा है? हरियाणा की दूसरी राजभाषा है पंजाबी। कौन सी है? पंजाबी। और फर्स्ट लैंग्वेज है हमारी हिंदी। ठीक है, फर्स्ट की बात करें तो हिंदी और सेकंड लैंग्वेज है वो हमारी पंजाबी है। हरियाणा निम्न में से हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? जो हरियाणा की राजभाषा है वो कौन सी है ये पूछ रहा है। तो हरियाणा की जो राजभाषा है वो है हिंदी। कौन सी है? हिंदी। नेक्स्ट, हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाणा दिवस आप सभी को पता है 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से जो है हरियाणा अलग होकर के बना था। नेक्स्ट 11th नंबर है, हरियाणा का राज्य पशु। तो ये पूछ रहा है हरियाणा का जो राज्य पशु है वो कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पशु है, इसने कृष्ण मृग लिख रखा है, ये काला मृग आएगा। काला मृग, इसको कृष्ण मृग भी बोलते हैं, वैसे ये काला मृग है। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो हरियाणा के अंदर जो राजकीय वृक्ष है वो पीपल। कौन सा है? पीपल। हरियाणा का जो राजकीय वृक्ष है वो है पीपल। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा का राजकीय पक्षी। तो राजकीय पक्षी हरियाणा का कौन सा है? हरियाणा का राजकीय पक्षी है काला तितर। क्या है? काला तितर। नेक्स्ट है 14 नंबर, देश के कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का कितना हिस्सा है? जो हरियाणा का कितना हिस्सा कुल क्षेत्रफल भूमि की बात कर रहा है तो 1.34%। 1.34% जो है हिस्सा है भारत का। ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल पूछ रहा है कितना है? तो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर। ये आगे वर्ग किलोमीटर लगा होना चाहिए, कई बार सीधा किलोमीटर आ जाता है और वर्ग किलोमीटर आ जाता है। कन्फ्यूजन में क्या है, ये आंसर काफ़ी बच्चों के जो है गलत हो जाते हैं। हरियाणा की राजधानी, तो हरियाणा की राजधानी की बात करें तो चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न के अनुसार अनुशंसा पे हुआ। किसकी अनुशंसा पे हरियाणा का निर्माण हुआ था? सरदार हुक्म सिंह। जो एक कमेटी बनाई गई थी वो सरदार हुक्म सिंह के अध्यक्षता में इसको जो है हरियाणा को अलग किया गया था। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा को पूर्ण राज्य दर्जा कब मिला था? 1 नवंबर 1966 को। कब मिला था? 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट है 19 नंबर, हरियाणा विधानसभा सचिवालय को डैश भी कहा जाता है। जो हरियाणा की विधानसभा सचिवालय है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हरियाणा की विधानसभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणा विधानसभा या हरियाणा पार्लियामेंट। नेक्स्ट हमारा है
रोहतक जिले में से ताल्लुक़ रखने वाले कौन कौन मुख्यमंत्री बने, जो रोहतक जिले से ताल्लुक़ रखते थे? मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भगवत दयाल शर्मा। तो ये सभी तीनों जो है रोहतक से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा उपरोक्त सभी। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज का दूसरा स्तर है? तो ये कह रहा है कौन पंचायती राज का दूसरा स्तर पूछ रहा है। तो पंचायती राज का दूसरा स्तर होता है पंचायत समिति। क्या होता है? पंचायत समिति। नेक्स्ट 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है? तो पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है ग्राम पंचायत। क्या है? ग्राम पंचायत। 23 नंबर है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी पर पेश होता है? तो ये होता है राज्यपाल की। राज्य के अंदर होता है राज्यपाल, उसकी जो है मंजूरी से होता है पेश। उसके बाद 24 नंबर है, विधानसभा। विधानसभा क्या है? भंग की जा सकती है। इसमें जो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भंग की जा सकती है विधानसभा। 25 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के मंत्री परिषद समूह के किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो ये जो मंत्री परिषद समूह है, ये किसके प्रति जो है उत्तरदायी होता है? ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। इसके बाद हमारा जो है इंडिया जीके चलेगा। भारत के किस राज्य में गुप्त काल में के मंदिर अच्छी आकृति में पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो अच्छी आकृति में पाए जाते हैं वो है मध्य प्रदेश के अंदर। किसमें? मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर क्वेश्चन, 1933 में पेरिस में ग्रैंड सैलून के सहयोगी के रूप में निम्नलिखित भारतीय चित्रकारों में से किसे चुना गया था, या कौन सा चुना गया था? तो जो ये सेमिनार हुआ था 1933 में, उसमें अमृता शेरगिल को चुना गया था। नेक्स्ट हमारा 28 नंबर है, टावर ऑफ साइलेंस भारत में किस धर्म से संबंधित है? तो टावर ऑफ साइलेंस भारत में किस धर्म से संबंधित है? ये पारसी जो धर्म है उससे संबंधित रहता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 29 नंबर है, बौद्ध धर्म से संबंधित देवनिमोरो सपूत किस प्रदेश में है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो देवनिमोरो सपूत है वो है गुजरात के अंदर। किसमें? गुजरात के अंदर। अब हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो ये है विष्णु को। किसको? विष्णु को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 31 नंबर है, निम्नलिखित में क्या मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली है? कौन सी जो है द्रविड़ शैली है मंदिर निर्माण की? तो वो है इसमें मंदिर की जो शैली है वो है ऑप्शन एक है गोपुर, बी है गर्भगृह, विमान और शिखर, उसके बाद है मानस्तंभ। तो इसमें विमान और शिखर ये जो है द्रविड़ शैली है, विमान और शिखर। नेक्स्ट 32 नंबर है, उत्तर पूर्व भारत का प्रसिद्ध ड्री त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो ड्री त्यौहार है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सीडी बशीर मस्जिद कहाँ है? तो सीडी बशीर मस्जिद है अहमदाबाद के अंदर। सीडी बशीर मस्जिद है अहमदाबाद के अंदर। नेक्स्ट हमारा 34 नंबर क्वेश्चन रहेगा, चपचारकूट त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो चपचारकूट जो त्यौहार है वो मिजोरम में मनाया जाता है। किसमें? मिजोरम में। नेक्स्ट हमारा 35 नंबर, मोई मूर्तियों नामक चट्टान से बने मोनोलिथिक मानव अवशेष जिन्हें मध्यकालीन दुनिया के 7 भूले हुए चमत्कारों के तहत भी गिना जाता है, किस देश से संबंधित है? तो यह संबंधित है चिली देश से। किससे? चिली से। अब हमारा जो है साइंस के क्वेश्चन चलेंगे। 10 क्वेश्चन हम साइंस के करेंगे। आपको जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे के सारे हमारे सीईटी के अंदर सिलेबस दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं। उनका जितना वेटेज दिया गया उसी अकॉर्डिंग इस मॉडल टेस्ट पेपर में आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जाम के अंदर आपको जरूर मिलेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं। द्रव तापमानी की अपेक्षा गैस तापमानी अधिक संवेदी होता है क्योंकि जो गैस होती है वो द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। ये ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, जो द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। 37 नंबर, सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक यानी सबसे जो ऊष्मा का सुचालक कौन सा है?
ऑप्शन जो हमें दे रखे हैं उसके अंदर पूछ रखा है। तो ये है पारद का, किसका, पारद का। नेक्स्ट हमारा 38 नंबर क्वेश्चन रहेगा, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकारण पर कौन सा नियम लागू होता है। तो ये पूछ रहा है इसके अंदर कौन सा नियम लागू होता है। तो इस नियम की बात करें तो इसके अंदर पास्कल का नियम जो है वो लागू होता है। नेक्स्ट हमारा 39 नंबर, बस में ड्राइवरों के पास लगा दर्पण कौन सा होता है। जो ड्राइवर की बात कर रहा है, ड्राइवरों के पास जो दर्पण लगाता है जिसमें पीछे हम देख सकते हैं वो कौन सा होता है, वो होता है उत्तल दर्पण। कौन सा होता है, उत्तल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, हीरे की चमक का क्या कारण होता है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। जो हीरा चमकता है वो प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, उसके कारण हीरे में चमक होती है। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जो सफ़ेद प्रकाश होता है उसको जो भिन्न भिन्न जो है रंगों में हम कर सकते हैं, जो विभक्त कर सकते हैं यानी उसको बना सकते हैं, वो होता है प्रिज्म। प्रिज्म के अंदर से जब हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं ना, जैसे ये प्रिज्म होता है तो इसमें श्वेत प्रकाश को डालते हैं तो ये काफ़ी सारे रंगों के अंदर जो है डिवाइड होकर निकलता है। नेक्स्ट हमारा 42 नंबर की बात करें, किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है। जो पिन होल कैमरा होता है उसमें क्या मिलता है, उसमें उल्टी छाप मिलती है, उसमें हमेशा उल्टी छाप बनती है। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण होता है। जो जल का तालाब वो कम गहरा दिखता है वो परावर्तन के कारण दिखता है। किसके कारण, परावर्तन के कारण। नेक्स्ट हमारा 44 नंबर है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। जो प्रकाश का वेग था वो सबसे पहले मापा था रोमर ने। किसने, रोमर ने प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा था। तो 45 नंबर है, फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है। ये बात कर रहा है फाउंटेन पेन की। तो जो फाउंटेन पेन होता है वो केशिका क्रिया, जो केशिका क्रिया होता है उस पर काम करता है फाउंटेन पेन। उसके बाद 46 नंबर हमारे हिंदी के क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो रहे हैं। अब साइंस के क्वेश्चन हमने 10 कर लिए, अब हिंदी की बात, हिंदी के क्वेश्चन है। दांत का उच्चारण स्थान क्या है। जो दांत है, दांत का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। तो दांत जो है नाक, दांत का उच्चारण स्थान है नाक, क्योंकि इसमें न की बिंदी आ रही है। ठीक है, ऊपर देखो चंद्रमा बना हुआ है ना, तो इसमें बिंदी आ रही है। नेक्स्ट है, हिंदी में वर्णों की संख्या है। हिंदी में जो वर्ण है उनकी संख्या होती है 52। ठीक है, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों को मिला के पूछ रहे हैं तो इसमें 52 होती है। उसके बाद हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ। ये पूछ रहा है हिंदी भाषा का जो जन्म है वो कहाँ हुआ। वो उत्तर भारत के अंदर हिंदी भाषा का जो है जन्म हुआ था, उत्तर भारत के अंदर। हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है। तो ये जिला की बात कर रहा है, अभी किस जिला के अंदर बोली जाती है। तो ये रामपुर, मेरठ, देहरादून, इन सभी में बोली जाती है। तो इनमें से सभी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। जो भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ था, तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भाषा के आधार पर। नेक्स्ट हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के कितने रूप होते हैं। तो ये भाषा के रूप पूछा। भाषा के जो मेन है वो 2 रूप होते हैं, वैसे 3 होते हैं। 2 कौन से होते हैं, लिखित और मौखिक। और वैसे सांकेतिक भाषा भी आ जाती है, अगर 3 रूप माने तो सांकेतिक भाषा भी आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 52 नंबर की, कौन सी भाषा इस देश की पुरानी भाषा है। तो सबसे पुरानी भाषा की बात करें, कौन सी जो भाषा है इस देश की पुरानी भाषा है। तो इस देश की पुरानी भाषा है संस्कृत। कौन सा भाषा मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा, यानी कौन सी भाषा जो मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा, तो वहाँ मागधी। कौन सी है, मागधी मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा रहेगी। मगही किस भाषा की उपबोली है। जो मगही है वो किस भाषा की उपबोली है। जो मगही की बात करें तो वो राजस्थानी की उपबोली है। किस भाषा की, राजस्थानी की उपबोली है। अब 55 नंबर है, निम्न में कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है। तो भारत की प्रथम देश भाषा है पाली। कौन सी है, पाली। अब हमारे जो है मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो मैथ के क्वेश्चन हम करेंगे, और जिसमें हमारे पास मैथ के जो ये क्वेश्चन है ये मैं आपको जो है सीधे आंसर बताऊंगा, और जिसमें ट्रिक फॉलो कर सकते हैं उसमें मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो हमने बनानी नहीं है। तो पहला पूछ रहा है 1.75, 5.6 और 7 का महत्व समावर्तक निकालिए। तो इसका महत्व समावर्तक निकालने का तरीका आपको पता है, इस तरह से आप इसको लिख लेंगे और अलग अलग इनके टुकड़े करेंगे, उसके बाद कॉमन नंबर निकाल लेंगे। तो ये पॉइंट में, तो इसका पॉइंट हटा के एक बार नीचे 100 लिख लेता, तो इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं।
तो इसका आंसर रहेगा 0.35। महत्व समापवर्तक का मतलब है कॉमन नंबर जिससे ये तीनों डिवाइड होते हो। नेक्स्ट हमारा 57 नंबर है। इसमें लघुत्तम समापवर्तक पूछा है। लघुत्तम समापवर्तक का एलसीएम होता है। एलसीएम का मतलब है सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा इन सभी में। तो बड़े नंबर की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा नंबर रहने वाला है वो रहेगा 27। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 58 नंबर। अब 58 नंबर की बात करें तो क्या पूछा, रोहित ने रुपये 22 रुपये 25 पैसे के 25 पैसे तथा 50 पैसे के कुल 52 टिकट खरीदे। इसमें उसने 50 पैसे वाले टिकटों पर कितनी राशि व्यय की। ठीक है, कह रहा है भाई 50 पैसे वाले टिकटों पर कितनी राशि व्यय की। देखो 22 रुपये 25 पैसे के 25 पैसे तथा 50 पैसे के कुल 52 टिकट खरीदे। टोटल टिकट खरीदे उसने 52। ठीक है, जिसमें से 25 पैसे के टिकट थे और 50 पैसे के थे। तो 50 पैसे और 25 पैसे 22.25 के अंदर टोटल टिकट है 52। ठीक है, तो इसने पूछा 50 रुपये पैसे वाली टिकटें कितनी थी। तो इसमें 50 पैसे वाली टिकटें निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ करके 75 से यानी 75 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। 75 क्या है, इसके आगे लगेगा पॉइंट। तो इसका समथिंग आएगा, टिकटें ये खरीदेगा वो आएगा लगभग इसमें 16 टिकटें, जो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। किसी संख्या का वर्ग दो संख्याओं 75.15 तथा 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर है, वह संख्या कौन सी है। तो ये संख्या पूछ रहा है, तो वह संख्या कौन सी रहेगी। ठीक है, तो इसके अंदर यह पूछ रहा है भी 75.1.15 तथा 60.12 के वर्गों का अंतर के बराबर है। किसी संख्या के वर्गों का वर्ग दो संख्याओं, तो इनमें से कौन सी संख्या है जिसके दोनों के वर्गों के अंतर के बराबर रहेगा। या तो इन दोनों के हम वर्ग निकाले तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो इनमें से ये माइनस कर दो। तो इसमें कितना आ गया 15। अगर हम बड़ा अंदाज़ा लगाएं तो 15 आ गया। ठीक है, तो 15 का जब अगर हम डिफरेंस देखें स्केयर का तो ये होता है 2 to 5। ठीक है, 2 to 5 के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका 45.09 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है। इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है, तो इसमें छोटी संख्या क्या होगी। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो है 0.008 है। इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है, 1/5 के बराबर है। ठीक है, और इसमें से छोटी संख्या क्या होगी। तो एक संख्या अगर हम मान लेते हैं 0.2 रहेगी, तो 0.2 का 1/5 अगर हम देखते हैं तो ये पॉइंट हटा करके 10। ठीक है, और ऊपर आ गया 0.2 नहीं होगा क्योंकि इसमें ये 1/25 आ गया। ठीक है, अब 0.4 चेक कर लेते हैं। 0.4 मल्टीप्लाई 0.2, तो ये 0.2 इसका 10 और ये गलत हो गया 0.4 का नहीं आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब हम ट्राई करते हैं 0.02 पे, तो इसका पॉइंट 100, ये भी नहीं आएगा। और 0.04 का 1/5 करते हैं तो ये 100 आ गया, और ये जाएगा 25 पे। 25 बन जा 125। हाँ, ये आएगा 0.04 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 61 नंबर है। तो इसमें हमारे पास हिंट्स हैं, हिंट के हिसाब से हम इसको कर लेंगे। यदि प्लस का अभिप्राय मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई का अभिप्राय जो है स्लैश ये हो, और स्लैश का अभिप्राय माइनस हो तो तथा माइनस का अभिप्राय प्लस हो तो 128 प्लस, इसमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये सारे हमें जो ये दे रखे हैं इनके मतलब हमें दे रखे हैं, तो इस हिसाब से हमने साइन चेंज कर लेने हैं। कैसे करने हैं, 128 के आगे प्लस है तो प्लस का अभिप्राय क्या दे रखा है, प्लस को हम मल्टीप्लाई मानेंगे तो प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगा देंगे। उसके बाद तो दे रखा है माइनस, तो माइनस को हम क्या मान रहे हैं, माइनस को डिवाइड ये मान रहे हैं, यहाँ है मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ माइनस है और यहाँ मल्टीप्लाई। तो
नेक्स्ट को हम क्या मान रहे हैं, कहाँ गया, हाँ ये रहा, माइनस का भी प्लस है, प्लस है माइनस का। और उसके बाद प्लस को हम क्या मान रहे हैं, प्लस को फिर से मल्टीप्लाई मान रहे हैं। और डिवाइड को क्या मान रहे हैं, डिवाइड का माइनस, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 256 आ जाएगा। उसके बाद इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 आ जाएगा, और 26 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा 20 इसमें। उसके बाद 20 इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 56 माइनस करना है 6, तो ये दोनों ऐड करेंगे। इसमें जो बोर्ड मास चलेगा, बोर्ड मास उसके हिसाब से पहले जो है डिवाइड होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, इस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा 306। नेक्स्ट, यदि स्टार का तात्पर्य ये उसी साइन के हिसाब से, तो इसका मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ, आप जो है कर लेना, इसका 80 आंसर रहेगा। आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि अगर मैथ के हम यहाँ सम करवाएंगे तो ये लेंथी वीडियो रहेगी, आपको और सेपरेट वीडियो मिल जाएगी मैथ की रीजनिंग की, जिसमें आपको काफ़ी जो है प्रैक्टिस सेट भी दे दिए जाएंगे। किस धन पर दो 1/3 वर्षों में 3/4 वार्षिक साधारण ब्याज दर से ब्याज ₹210 होगा। ये कह रहा है भी उस कौन से जो है ब्याज दर से 210 हो जाएगा। तो ब्याज हमारा कितना, ब्याज जो हमारा सूत्र रहेगा, ब्याज गुना 100 बटे में समय गुना में दर, तो ब्याज हमारा है 210 और गुना में आ जाएगा क्या है 100। उसके बाद हमारा जो है समय, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6 और 1 7/3, तो 7/3 लिखेंगे तो 3 चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई में 7 ही रह जाएगा। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे 4 3 12 और 3 15 बटे, और नीचे 15 रह जाएगा और ऊपर चला जाएगा 4। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 15 7 105 आएगा, ठीक है। और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 7 3 21 30, 15 दूनी 30, तो ये आ जाएगा 4 3 12 और 12 दूनी 24, 24 की 100 से गुना करेंगे तो 2400। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 21 को भाग देने पर परिणाम एक पूर्ण वर्ग आए, पूर्ण वर्ग आए ये पूछ रहा है। तो पूर्ण वर्ग 6 की बात करें तो 206 का होता है पूर्ण वर्ग, 6 × 6 × 6, तो ये आता है 216। और 6 इससे भाग देने पर ये होता है 36, तो इसको 3 और 4 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त नहीं होगा, यानी 36। 21 से भाग देने पर परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो, तो 36 जो है ना तो 3 से जाता है ना ही, सॉरी 21 के हिसाब से अगर 36 को देखेंगे तो ये 3 और 4 से इसका जो है पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है डिवाइडेशन में आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 65 48 माइनस, ये तो एक जो है समीकरण का सवाल है, तो इसको हम कर लेते हैं। 48 माइनस 12 × 3 प्लस 19/12 माइनस 9 डिवाइड 3, ये डिवाइड का निशान है, ठीक है। तो इसका क्या अर्थ है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 21/9 आ जाएगा। सॉल्व कैसे करना है, पहले इसके नीचे 12 आ जाएगा, तो वही हमने रूल लगाना है, जो प्लस का करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे 12 इधर जाके मल्टीप्लाई करके और इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। 66 नंबर हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गए, मैथ के हमने कर लिए, अब रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द देकर उसके आगे 4 और शब्द दिए गए हैं, उनमें से उस शब्द को पहचानिए जो इस अक्षर से बनाया नहीं जा सकता। तो ये कह रहा है उस शब्द को पहचानिए जो इस अक्षर से बनाया नहीं जा सकता। तो देखिए ANTERIO ये सारे वर्ड इसके अंदर हैं, ए भी है, एन भी है, टी भी है, ई भी है, आर भी है, आई भी है, ओ भी है। RIN आर भी है, आई भी है, एन भी है, ई भी है, एस भी है, यू भी है, एम भी है। SEROAMN है, एस है क्या इसमें, एस है, एम है, ए इसमें ए नहीं है, ए है सॉरी, जी नहीं है इसमें, फिर जी नहीं है तो इस हिसाब से ये नहीं बनाया जा सकता। इस तरह से हमने इस प्रकार के क्वेश्चन करने हैं। 67 नंबर सेम क्वेश्चन रहेगा, तो आप कर लेना इसको, जो हिसाब से हमने अक्षर ही ढूंढने इसके अंदर, तो आप अक्षर ढूंढेंगे तो ऑप्शन डी एलिमिनेट इसका आंसर रहेगा।
नेक्स्ट, सीमा जगदीश की बहू है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको अपने आप खुद के ऊपर लेकर चलिए। अगर आप खुद के ऊपर लेकर चलिएंगे तो आपको जो है काफ़ी टाइम जो बचेगा आपको जो आंसर लेने में। तो ये कह रहा है सीमा जगदीश की बहू है और विष्णु की भाभी है। ठीक है। अर्जुन जगदीश का पुत्र है और विष्णु का अकेला भाई है। सीमा और अर्जुन के बीच में क्या संबंध है? बिल्कुल सिंपल सा, पत्नी है किसकी? जो अर्जुन की जो है सीमा पत्नी है। ठीक है। और यदि ए का अर्थ योग करना है, सी का अर्थ गुणा करना, एफ का अर्थ घटाना है और बी का तो वही है, ये तो हमें बनाना। ए का अर्थ क्या है? योग। बी का अर्थ क्या है? भाग देना, तो 8/2। सी का अर्थ है गुणा, तो 2 × 4। और एफ का अर्थ है घटाना, तो -9। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 3 + 4 × 4 -9, 3 + 16 -9, और ये हो गया 19, 19 - 9 तो आ गया 10। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 10। ठीक है। एन पुत्र है एम का, एल पुत्री है ए की, ई भुआ है डी की। ठीक है। और डी की और एच पुत्र है ई का, तो एच क्या लगेगा? एन का। तो इस तरह के जो क्वेश्चन उसमें देखिए, एन जो है पुत्र किसका? एम का। तो पूछा किस किसका? एच का और एन का। एन किसका पुत्र? एम का। ठीक है। एल जो है पुत्री है ए की, ई जो है डी की बुआ है, एच जो है, एच जो पुत्र है ई का, ई का पुत्र कौन है? एच, यानी एच पुत्र है ई का। सही है। तो एच पुत्र हो गया किसका? ई का। ठीक है। एन का क्या लगा? तो एन, और एन से पहले हमें एम का जो है संबंध निकालना पड़ेगा। ठीक है। एल का ए के साथ हो गया, ई का डी के साथ हो गया, एच पुत्र है ई का, तो इसके अंदर इसका क्या लगा? भांजा। क्या लगेगा? भांजा। ठीक है। एन का एच क्या लगेगा? एन का। तो एच क्या है? एन का भांजा है। क्या है? भांजा। नेक्स्ट हमारा 71 नंबर है। निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर चुनिए। तो 45, 81, तो 67 का पूछ रहा है। तो इसमें बात करें 67 का, ये पूछ रहा है, तो जैसे 45 का हम 81 कर रहे हैं। ठीक है। और 67 का 169 आएगा। क्या आएगा? 169 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, मनीष अपने खुद के घर से उत्तर दिशा में, इसमें इस तरह के आपने क्रॉस बना लेना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है। अब आपने इसको करना है। उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चला, उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चल लिया, फिर अपने दाएं मुड़ा। ठीक है। तो दाएं मुड़ा, तो अपने दाएं जब ये मुड़ेगा तो दायां इसका हो गया इस साइड में, और 10 किलोमीटर चला है इस साइड में, ये चल गया 10 किलोमीटर। फिर दायां मुड़ा, तो इस तरह से हो गया, और ये दाएं मुड़ा तो इस साइड में चला, और कितना? 5 किलोमीटर चल के फिर दाएं मुड़ेगा, ये इस साइड में फिर गया, फिर दाएं मुड़ेगा तो दाएं हो गया इस साइड में। ठीक है। इस साइड में हो गया, तो दाएं मुड़कर अब ये कितना चला है? 10। अब बताइए जो इसकी वास्तविक स्टार्टिंग में दूरी थी उससे ये कितना किलोमीटर दूर है? तो इस साइड ये चला 15 किलोमीटर चल गया इधर, फिर 10 किलोमीटर इधर चल गया, और फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, ये 5 किलोमीटर चला, फिर मुड़कर अंत में दाएं मुड़कर, तो इस तरह से अगर ये दाएं मुड़ेगा यहाँ से, तो ये चल गया यहाँ से दाएं मुड़कर नीचे की तरफ, तो ये आ गया यहाँ, तो वापस 5 किलोमीटर कवर कर लिया, इधर से 5 कवर कर लिया इसने। ठीक है। इस साइड है ना, 5 कवर कर गया, 5 कवर कर गया, तो ये 15 में से 5 गए 10, तो ये 10 किलोमीटर जो है प्रारंभिक दूरी से दूर रहेगा। एक पंक्ति में सुरेश दाएं से 13वें स्थान पर है और अतुल बाएं से 17वें स्थान पे, दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो सुरेश दाएं से 21वें स्थान पे हो जाता है। ये कह रहा है भाई, जो सुरेश दाएं से, इस साइड से सुरेश क्या है? 13वें स्थान पे है, और अतुल जो बाएं से 17वें स्थान पे है, दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, ये आपस में स्थान बदल लेते हैं। तो सुरेश जो है दाएं से
सुरेश दाएं से 21वें नंबर पे आ जाता है, 13 से ये सीधा आ जाता है 21 नंबर पे। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो 21 और इसका डिफरेंस हो गया 8। 13 और 21 का डिफरेंस कितना हो गया 8। और 13 और 17 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 30। 30 में 8 ऐड करेंगे तो 38 हो गया, ठीक है। और माइनस करेंगे 1 क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि सुरेश 13 नंबर पर भी है और 21 नंबर पे भी, तो 37 है। हमारा राइट आंसर क्या रहेगा 37, क्योंकि सुरेश क्या है, इसको हमने सुरेश को यहाँ भी काउंट कर लिया और यहाँ भी। इसके बाद हमारा रीजनिंग का ही ये क्वेश्चन है, 6 का 48 है तो 8 का क्या होगा। 6 का 48 है तो 8 का क्या होगा, इस हिसाब से 88 होगा। अब नेक्स्ट हमारा 75 नंबर, ये हमने एक श्रृंखला है उसका बताना है, उस श्रृंखला का राइट आंसर क्या रहेगा। तो श्रृंखला हमारी 1050 210 45 के समतुल्य क्या है। समतुल्य की बात करें तो सारों में डिफरेंस सेम रहना चाहिए। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ये 3 का डिफरेंस के साथ करें तो ये आता है 14। उसके बाद 15 का डिफरेंट करें तो 15 14 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 15 5 जा 77 और ये आ गया, सही है। 15 की और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आता है। 75 की हम मल्टीप्लाई करते हैं 14 के साथ तो ये आता है 1050। तो इस हिसाब से जो हमने इसको जो है चेक कर लेना है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद हमारे जीके के क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग के हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब ये थोड़े करंट के क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन से स्तर में मौलिक अधिकारों का राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्तावों को पारित किया गया है। तो कौन से कराची के अंदर जो अधिवेशन हुआ था 1931 के अंदर, उसके अंदर किया गया था। शक्तियों का हस्तांतरण तथा भारत का बंटवारा, यह दोनों प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी कर ली गई। तो ये लगभग 72 डेज के अंदर पूरी की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। जो कांग्रेस की कराची अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सही है। तो ये इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें नीचे हमें दे रखे हैं केवल 1 और 2। तो ये जो है 1 2 और 3 तीनों ही ऑप्शन जो है सही है। 18 नंबर, ब्रिटिश काल में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना जो है किसने की थी। तो यह स्थापना कहाँ की गई थी, सॉरी देश का नाम पूछा गया, तो ये जर्मनी के अंदर की गई थी। तो नेक्स्ट हमारा है, पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो पेरिस इंडिया सोसाइटी है उसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी भिकाजी कामा ने। नेक्स्ट हमारा, न्यू लैम्प्स ऑफ ओल्ड पुस्तक किसने लिखी थी। तो पुस्तकों के बारे में 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो इसकी जो लेखक थे अरबिंदो घोष। कौन थे, अरबिंदो घोष। स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष से भारत ने अपने अलग सिक्के जारी किए। तो सिक्के जारी किए थे 1950 के अंदर। भारत ने अपने सिक्के जो 1950 के अंदर जो है जारी किए गए थे। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर फहराया गया था। तो भारत के अंदर राष्ट्रीय ध्वज है वो कोलकाता के अंदर सबसे पहले जो है फहराया गया था। 1906 के अंदर फहराया गया था, जो कोलकाता के अंदर अधिवेशन हुआ था उसके अंदर। बिंदुओं वाला प्रस्ताव किस सम्मेलन में पारित किया गया जिसके द्वारा आज़ाद हिंद फौज को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अधीनस्थ बनाया गया। तो इसके अंदर जो है अधीनस्थ बनाया गया था 15 जून 1942 को बैंकॉक के अंदर, ये बैंकॉक है उसके अंदर ये सम्मेलन हुआ था। तो इसके बाद हमारे जो है इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। तो साइनम ऑफ इनेटे का जो साइनम है वो क्या होता है। इसका मतलब होता है एग्जिटिंग सिंस ब्रीथ। चूज ए करेक्ट स्पेल। इनमें से जो कौन सी स्पेलिंग
जो है राइट है। तो एनिमेशन, एनिमेशन होता है ANIMATION, एनिमेशन। 88 नंबर, ही गो टू ट्राइड डैश ओवर वर्क। तो ये ट्राइड इसका आता है बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ। एंथोनियम ऑफ अचीव, अचीव का एंथोनियम क्या होता है ये पूछ रहा है। अचीव का जो होता है वो फेल, क्या होता है, फेल। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस पूछ रहा है, इनमें से एक जो है करेक्ट सेंटेंस बताइए। तो जो ऑप्शन ए है, द पर्सन हु वर्क हेयर इज फ्रॉम USA, तो ये जब वाला ऑप्शन जो है राइट रहेगा। अब हमारा जो हमारी वर्ल्ड की जीके है उसके क्वेश्चन रहेंगे। विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, आप सभी को पता है, कमेंट सेक्शन में आपने आंसर देना है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, सबसे लंबी नदी है नील नदी, विश्व की बात कर रहा है ये। नेक्स्ट हमारा है, विश्व की सबसे लंबी सुरंग। तो विश्व की सबसे लंबी सुरंग की बात करें तो नॉर्वे सुरंग है, वो विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा दीवार, तो सबसे बड़ी दीवार चाइना की है, जिसको हम चाइना वॉल कहते हैं। विश्व का सबसे उच्चतम झरना, सबसे उच्चतम झरना कौन सा है, वेनेजुएला, वेनेजुएला जो उच्चतम झरना है। विश्व का सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन, तो विश्व का सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कौन सा है, रेडियो दूरबीन ही है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शत्रुमुर्ग, तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है वो शत्रुमुर्ग। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, तो हमारा महाकाव्य है सबसे बड़ा महाभारत, विश्व का जो महाकाव्य है सबसे बड़ा वो है महाभारत। नेक्स्ट हमारा 99 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप रहने वाला है ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुंदर, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समुंदर है वो है भूमध्य सागर। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन हो गए, जो हमारा मॉडल टेस्ट पेपर है कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन सही लगे। और जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है वो डिटेल के अंदर हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, हम शॉर्ट में करवा रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, ये रीजनिंग की और मैथ की, जो आपको ट्रिक के साथ वीडियो जो है इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। और अगर आपकी कोई डाउट होते हैं कोई जो है भर्ती से रिलेटेड या कुछ और, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।